जय हिंद दोस्तों, आपके चहीते चैनल त्रिशूल संस्थान में आपका स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि सभी बच्चे स्वस्थ होंगे और 17 अप्रैल से जो आर्मी नर्सिंग का प्रिपरेशन मतलब एग्जाम होने वाला है उसके तैयारी में जोर शोर से लगे होंगे। तो आज त्रिशूल संस्थान भी जितने भी बच्चे आर्मी नर्सिंग का तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आज से ये जो क्लास है बायोलॉजी स्पेशल का है, बायोलॉजी क्लास स्पेशल 1, और ये कंटिन्यू चलेंगे। अगर बच्चों का सपोर्ट रहेगा, व्यू रहेगा, तो हम लोग इसको लाइव क्लास भी लेकर के आएंगे। तो चलिए चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन पे। देखिए पहला क्वेश्चन है, जीवित कोशिका की खोज किसने किया था? ऑप्शन है रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट ब्राउन, ल्यूवेनहॉक, रुडोल्फ विर्चो। जीवित कोशिका की खोज, जीवित कोशिका मीन्स लिविंग सेल, लिविंग सेल की खोज किसने किया था? रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट ब्राउन, ल्यूवेनहॉक, रुडोल्फ विर्चो। उम्मीद करते हैं कि ये बहुत आसान क्वेश्चन है, तो इसका जवाब सही बच्चे सही लगाए होंगे। ऑप्शन सी ल्यूवेनहॉक। ल्यूवेनहॉक ने सिर्फ जीवित कोशिका का सिद्धांत नहीं, इन्होंने बैक्टीरिया का सिद्धांत मतलब बैक्टीरियोलॉजी के पितामह भी ल्यूवेनहॉक को बोला जाता है, यानी बैक्टीरिया के खोज किए थे। दूसरा प्रोटोजोआ का खोज किए थे। ब्लड सेल आरबीसी के खोज किए थे। और स्पर्म यानी शुक्राणु, शुक्राणु का खोज भी ल्यूवेनहॉक ने किया था। तो ल्यूवेनहॉक किन किन चीजों का खोज किए थे? बैक्टीरिया का, प्रोटोजोआ का, आरबीसी का, स्पर्म का, जीवित कोशिका का। तो जीवित कोशिका के देखिए कैसे याद रखना है, एल से लिविंग सेल्स, एल से ल्यूवेनहॉक, एल से ल्यूवेनहॉक। पहला ऑप्शन है रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका का खोज किया था। रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका का खोज किया था। यह किया था इन्होंने 1665 में, और एक बुक लिखे माइक्रोग्राफिया। माइक्रोग्राफिया जो भी इन्होंने खोजा इसी बुक में लिखा हुआ मिलेगा। तो माइक्रोग्राफिया पुस्तक किसने लिखा है? रॉबर्ट हुक ने। ल्यूवेनहॉक ने जो ये सब जीवित कोशिका का खोज किया, इनका भी एक बुक है सीक्रेट ऑफ नेचर। ये दोनों को बुक बार बार आते रहते हैं, सीक्रेट ऑफ नेचर। सीक्रेट ऑफ नेचर बुक किसने लिखा? ल्यूवेनहॉक ने। माइक्रोग्राफिया रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट ब्राउन जानते होंगे कि ये इन्होंने केंद्रक का खोज किया था, न्यूक्लियस का। और रुडोल्फ विर्चो, रुडोल्फ विर्चो एक स्टेटमेंट दिए थे जिसको बोलते हैं ओमनी सेलुला ए सेलुला। ओमनी सेलुला ए सेलुला। देखिए इसका मतलब होता है ओमनी सेलुला ए सेलुला, यानी अगर कोई एक कोशिका है तो एक कोशिका से ही मतलब कोई जीवित कोशिका से ही, लिविंग कोशिका से ही आगे के कोशिकाओं का निर्माण होता है। उससे पहले का सिद्धांत था कि कोई भी जीव यानी जीवित कोशिका का निर्माण मृत चीज से यानी नॉन लिविंग चीज से भी हो सकता है। यानी मिट्टी में सूर्य की रोशनी पड़ा तो मगरमच्छ बन गया, चूहा बन गया, इस तरह का सिद्धांत था। लेकिन रुडोल्फ विर्चो ने बोला कि नहीं, ओमनी सेलुला ए सेलुला, यानी कोई भी लिविंग सेल का निर्माण हो रहा है तो वो अपने पूर्ववर्ती सेल से डिवीजन होकर के ही हो रहा है। तो इसमें ये हो जाएगा पेरेंट सेल और ये हो जाएगा डॉटर सेल। डॉटर सेल। उम्मीद करते हैं कि इसमें से कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। जीवित कोशिका की खोज ल्यूवेनहॉक ने, रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका का खोज किया था और पुस्तक लिखा था माइक्रोग्राफिया।
ल्यूवेनहॉक के पुस्तक का नाम था सीक्रेट ऑफ नेचर। रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज की थी और रुडोल्फ विर्चो ने ओमनीसेलुलर एसेलुलर स्टेटमेंट दिया था। बढ़ते हैं हम लोग दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है, सर्वप्रथम किसने कहा कि किण्वन का कारण जीवाणु है? किण्वन का कारण जीवाणु है। देखिए, किण्वन को इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन फर्मेंटेशन का मतलब होता है बच्चों की कार्बोहाइड्रेट बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म में यानी छोटे जीवों के कारण, जैसे अल्कोहल का निर्माण करना या किसी भी चीज का निर्माण करना ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, तो उसको बोलते हैं फर्मेंटेशन। इसी विधि से हम लोग अल्कोहल, शराब का निर्माण करते हैं। तो सबसे पहले कौन थे जिन्होंने बताया कि किण्वन के पीछे ये जो किण्वन का प्रोसेस हो रहा है यानी कार्बोहाइड्रेट टूट करके अल्कोहल बन रहा है, तो उसके पीछे जीवाणु यानी बैक्टीरिया का हाथ है। किसने कहा था? तो ये कहा था लुईस पास्चर ने। ये कहा था लुईस पास्चर ने। अब देखिए, ये रॉबर्ट हुक, तो इसके बारे में पिछले क्वेश्चन में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि रॉबर्ट हुक ने ये मृत कोशिका का खोज किया था और बुक दिया था माइक्रोग्राफिया। मृत कोशिका का खोज और पुस्तक हो गया माइक्रोग्राफिया। रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक का खोज किया था। लुईस पास्चर, जोसेफ लिस्टर। आप लोग को जब चोट लगता है तो आप वहां पे क्या यूज करते हैं? एंटीसेप्टिक। तो एंटीसेप्टिक सिद्धांत जो है, एंटीसेप्टिक थ्योरी, ये किसने दिया था? जोसेफ लिस्टर ने। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए, त्रिशूल कोचिंग सेंटर। देखिए, जिस बच्चों को अगर ऑफलाइन क्लास करना है तो वो इस नंबर पे 7209778593 पे कांटेक्ट कर सकता है। और ऑफलाइन क्लास चल रहा है। बायोलॉजी का लगभग 2 से 3 चैप्टर निकल चुका है और जो भी बच्चे अगर अभी 1-2 दिन में एडमिशन लेते हैं तो संडे को उसका रिवीजन क्लास भी चलने वाला है। तो उम्मीद करते हैं कि जो बच्चा अगर घर से कर रहा है तो वो तो घर से कर लेगा, लेकिन जिसको अगर कोई दिक्कत है, क्योंकि ऑफलाइन क्लास का मजा ऑफलाइन में नहीं मिल सकता, ये आप लोग सब जानते हैं। ऑफलाइन का अल्टरनेटिव ऑनलाइन हो सकता है लेकिन पूर्ण सॉल्यूशन नहीं। ठीक है, तो जिसको भी अगर ऑफलाइन क्लास करना है तो 7209778593 पे कांटेक्ट कर लेगा। और जिसको भी ये क्लास अच्छा लग रहा है तो वो लाइक और सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा अगर कुछ भी फायदा हो रहा है तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रेब्स चक्र। क्रेब्स चक्र की प्रक्रिया कहां संपन्न होता है? देखिए, क्रेब्स चक्र होता है क्या? हम लोग जब श्वसन सांस लेते हैं तो देखिए, श्वसन जो होता है वो 2 प्रकार का होता है। श्वसन तंत्र की जो क्रिया होती है वो 2 प्रकार से होता है। एक होता है वायवीय यानी ऑक्सी श्वसन और दूसरा होता है अवायवीय अनॉक्सी श्वसन। अनॉक्सी श्वसन बच्चों को पता होगा कि देखिए, वायवीय श्वसन जो होता है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है और अवायवीय श्वसन जो होता है इसमें ऑक्सीजन का जरूरत नहीं पड़ता है। तो जब भी देखिए श्वसन हम लोग करते हैं तो उसका मेन उद्देश्य होता है कि आपने जो खाना खाया है तो जो ग्लूकोज प्राप्त हुआ है H12O6 उसमें ऑक्सीजन जुड़ करके CO2 का निर्माण करता है, कुछ जल बनाता है और एनर्जी उत्पन्न होता है। उस एनर्जी को बोलते हैं हम लोग ATP, उसको बोलते हैं हम लोग ATP। तो जब भी ऑक्सीजन किसी कोशिका में इंटर करेगा, मान लीजिए ये कोशिका है तो इसमें ऑक्सीजन इंटर किया तो 2 प्रोसेस,
यहां पे देखिए केंद्रक होता है, इसको मान लेते हैं ये है माइटोकॉन्ड्रिया। बाकी ये जो बीच में जो लिक्विड होता है इसको बोलते हैं कोशिका द्रव, इसको बोलते हैं कोशिका द्रव। देखिए इस पेज पे हम लोग देख लेते हैं। देखिए ये आपका कोशिका हो गया। जैसे ही ऑक्सीजन इसमें इंटर करेगा कोशिका में, तो यहां पे देखिए केंद्रक होता है, यहां पे माइटोकॉन्ड्रिया होगा। तो वायवीय श्वसन में 2 स्टेप होता है। यहां पे हम बताएं कि ये इसको बोलते हैं कोशिका द्रव, इसको क्या बोलेंगे? कोशिका द्रव, साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म। तो यहां पे साइटोप्लाज्म में, ये लिक्विड वाले में, यहां पे आपका जो ग्लूकोज है C6H12O6, ये पायरुविक अम्ल में टूटता है, पायरुविक अम्ल में। और यहां पे जो एनर्जी मिलता है सिर्फ 2 ATP। फिर ये पायरुविक अम्ल आपका इंटर करता है माइटोकॉन्ड्रिया में। तो देखिए जो ग्लूकोज से पायरुविक अम्ल बना, इस प्रक्रिया को बोलते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस। इस प्रक्रिया को बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस। तो यहां से क्वेश्चन देखिए बनता है, ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया पूछेगा कि कहां पे संपन्न होता है, तो कहां पे संपन्न हो रहा है? यहां पे कोशिका द्रव में। और ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया होने के बाद जो पायरुविक अम्ल टूट के बना, ग्लूकोज से जो पायरुविक अम्ल बना, ये पायरुविक अम्ल इंटर करेगा आपका माइटोकॉन्ड्रिया में, और माइटोकॉन्ड्रिया में चलता है क्रेब्स चक्र, क्रेब्स चक्र। और यहां पे जो एनर्जी उत्पन्न होता है ATP। तो वायवीय श्वसन में 2 स्टेप होता है। पहला स्टेप हो गया ग्लाइकोलाइसिस का, ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया कहां पे हो रहा है? कोशिका द्रव में। और दूसरा स्टेप होता है क्रेब्स चक्र, क्रेब्स चक्र का प्रक्रिया कहां पे हो रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया में। तो हमारा क्वेश्चन क्या था? देखिए हमारा क्वेश्चन था कि क्रेब्स चक्र की प्रक्रिया कहां संपन्न होता है, तो आप लोग इसका आंसर दे सकते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में, माइटोकॉन्ड्रिया में। और जो अवायवीय श्वसन होता है, अवायवीय श्वसन, उसमें सिर्फ एक ही स्टेप होता है ये, क्योंकि जितने भी अवायवीय श्वसन होता है वो उतने डेवलप ऑर्गेनिज्म में नहीं होते हैं, बैक्टीरिया में होते हैं, जितने भी छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसमें होते हैं, तो उसमें माइटोकॉन्ड्रिया डेवलप नहीं होता है। तो उसमें जो प्रोसेस होता है एक ही प्रोसेस होता है ग्लाइकोलाइसिस का। तो आप जानते हो कि अवायवीय श्वसन होता है, उसमें एनर्जी बहुत कम निकलता है, सिर्फ 2 ATP, उसमें एक ही प्रोसेस होगा। और जो वायवीय श्वसन है उसमें दोनों होगा, ग्लाइकोलाइसिस का प्रक्रिया भी होगा और क्रेब्स चक्र का भी होगा। उम्मीद करते हैं कि इसमें कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा समझने में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा ऐसा स्तनधारी समूह है जो अंडा देता है? ऑप्शन है प्रोटोथीरिया, मेटाथीरिया, यूथीरिया या सभी। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा स्तनधारी समूह जो अंडे देता है। तो अंडा देता है प्रोटोथीरिया। जंतु जगत में देखिए एनिमल जो किंगडम है, जंतु जगत, इसको 2 भाग में बांटा जाता है। एक हो गया एक कोशिकीय जीव, और इधर होते हैं बहुकोशिकीय। तो एक कोशिकीय में रखा जाता है प्रोटोजोआ को, और इधर रखा जाता है मेटाजोआ को। और मेटाजोआ में बहुत सारे संघ आते हैं, जैसे पोरीफेरा, एनेलिडा, एस्केलहेलमिन्थीज, ऑर्थोपोडा, कॉर्डेटा। तो हम लोग जो आते हैं वो कॉर्डेटा में आते हैं। कॉर्डेटा का मतलब हो गया जिसके पीछे बैकबोन हो, यानी रीढ़ की हड्डी हो। और कॉर्डेटा को भी आगे बांटा जाता है 5 जगत में, कॉर्डेटा को भी
उपजगत में 5 में बांटा जाता है, जिसमें एक हो गया मछली जगत वाला, मत्स्य, दूसरा होता है बच्चों उभयचर, तीसरा होता है सरीसृप, चौथा होता है पक्षी और पांचवा होता है स्तनधारी। तो हम लोग इसी का स्तनधारी का जिक्र कर रहे हैं। तो स्तनधारी भी किस में आता है? कॉर्डेटा संघ में। कॉर्डेटा संघ में आता है मत्स्य, उभयचर, सरीसृप, पक्षी और स्तनधारी। स्तनधारी को भी 3 कैटेगरी में बांट दिया जाता है, जिसमें प्रोटोथीरिया संघ के जो प्राणी होता है वो अंडा देता है, और इसका एग्जाम्पल है प्लेटिपस। दूसरा होता है मेटाथीरिया। मेटाथीरिया वे जीव जंतु होते हैं जो ना अंडा देता है और ना ही परिपक्व बच्चा देता है, मतलब वो अर्ध परिपक्व, मतलब पूरा परिपक्व बच्चा नहीं देता है। वो बच्चा जन्म देने के बाद में अपने थैली में लेकर के बहुत समय तक घूमता है। जैसे एग्जाम्पल में जानते होंगे कंगारू। और दूसरा यूथीरिया होगा जो बच्चे को जन्म देगा, जिसमें हम लोग सभी आ जाएंगे। मैक्सिमम जीव जंतु, मानव और जितने भी जानवर हैं सब इसमें आ जाएंगे। तो स्तनधारी को आगे 3 कैटेगरी में बांटा गया, प्रोटोथीरिया, मेटाथीरिया और यूथीरिया। प्रोटोथीरिया क्या हो गया? जो अंडा दे रहा है, उसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? प्लेटिपस। दूसरा मेटाथीरिया वैसे जीव हो गए जो ना तो अंडा दे रहा है और ना बच्चे को जन्म दे रहा है, यानी अर्ध परिपक्व, तो वो हो जाएगा कंगारू। और यूथीरिया जो बच्चे को जन्म दे रहा है। उम्मीद करते हैं अगर क्लास अच्छा लग रहा होगा तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेरी बेरी रोग निम्न में से किस विटामिन की कमी से होता है? ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। बेरी बेरी रोग निम्न में से किस विटामिन की कमी से होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा विटामिन B1। हम लोग जानते हैं कि विटामिन को 2 कैटेगरी में बांटते हैं। एक होता है जल में घुलनशील विटामिन, जो जल में घुल सके, और दूसरा होता है वसा में घुलनशील विटामिन, वसा में घुलनशील। जल में जो घुलनशील विटामिन होता है वो क्या होता है? बी और सी। वसा में घुलनशील विटामिन होता है ए, डी, ई, के। इसको देखिए बहुत सारे, इसको के को पहले लिखता है डी और डी है, तो एक ट्रिक बन जाता है कीड़ा। तो आप लोग भी ऐसे करके याद कर सकते हैं कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन हो जाएगा? कीड़ा। के से विटामिन के, ई, डी और ए, डी, ई, के, कीड़ा। और जो बाकी बच गया बी और सी, तो बी होता है कॉम्प्लेक्स विटामिन। इसमें टोटल 8 विटामिन होता है। विटामिन B1, B2, B3, B1, B2, B3, 4 नहीं होता है, B5, B6, B7, फिर 8 गायब होता है, B9 और B12। इतने विटामिन से मिलकर के विटामिन बी बना होता है, यानी ये एक जटिल विटामिन है। इसमें 8 पार्ट होता है, B1, B2, B3, 4 नहीं होगा, B5, B6, B7, 8 नहीं होगा, B9, B12। तो बेरी बेरी रोग निम्न में से किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन B1। B1 का रासायनिक नाम क्या है? थायमिन। अगर क्वेश्चन यहाँ पे ऑप्शन में विटामिन B1 नहीं लिखा रहता तो ऑप्शन क्या हो सकता था? थायमिन भी लिखा रह सकता था। तो बेरी बेरी जो रोग होता है वो किसकी कमी से? थायमिन की कमी से। विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है?
राइबोफ्लोविन, राइबोफ्लोविन। B3 का और राइबोफ्लोविन की कमी से कौन सा बीमारी होता है? आप लोग कमेंट करेंगे इसका। विटामिन B3, विटामिन B3 का रासायनिक नाम है नियासिन। और इस बार जो आप लोग अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते होंगे तो इस बार ये क्वेश्चन आया हुआ था कि प्लेग्रा रोग निम्न में से किस विटामिन की कमी से होता है? तो प्लेग्रा रोग आपके नियासिन की कमी से, यानी विटामिन B3 की कमी से। कौन सा बीमारी होता है? प्लेग्रा रोग। और विटामिन B12, B12 का पूरा रासायनिक नाम है साइनोक्वालामीन, साइनोक्वालामीन। इससे क्वेश्चन बनता है कि इसमें कोबाल्ट पाया जाता है, कोबाल्ट। और कोबाल्ट पाए जाने के कारण इस विटामिन को ब्लू विटामिन भी कहते हैं। ठीक है, तो बेरी रोग निम्न में से किस विटामिन की कमी से होता है? तो थायमिन, विटामिन B1। विटामिन B2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लोविन, विटामिन B3 का रासायनिक नाम नियासिन। और इसकी कमी से ये जो रोग होता है प्लेग्रा। और इस बार के नर्सिंग असिस्टेंट में ये क्वेश्चन आया हुआ था। प्लेग्रा रोग किसकी कमी से होता है? विटामिन B3। विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? साइनोकोबालामिन। इसमें कोबाल्ट पाए जाने के कारण ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि निम्न में से किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो आंसर क्या हो जाएगा? विटामिन B12। और कोबाल्ट पाए जाने के कारण इसको ब्लू विटामिन के नाम से भी जाना जाता है। तो उम्मीद कर रहे हैं कि बच्चों को क्लास पसंद आ रहा होगा। अगर पसंद आ रहा है तो लाइक करने में इतना हिचकिचाहट क्यों? क्या लाइक करने का भी पैसा लगता है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमाशय में प्रोटीन को पचाने में निम्न में से कौन सा एंजाइम सहायक है? देखिए क्वेश्चन को आराम से समझना है। प्रोटीन का पाचन हमारे शरीर में दो जगह होता है, एक पेट में और दूसरा छोटी आंत में। प्रोटीन का जो पाचन होता है वो पेट में होता है और छोटी आंत में होता है। तो क्वेश्चन पूछा है अमाशय यानी पेट में, अमाशय में प्रोटीन को पचाने में निम्न में से कौन सा एंजाइम सहायक है? पहला ऑप्शन है ट्रिप्सिन, एमाइलेज, पेप्सिन, लाइपेज। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा पेप्सिन। देखिए हम लोग पाचन तंत्र में मेनली 3 विटामिन को पचाते हैं। विटामिन नहीं, पोषक तत्व। देखिए हम लोग खाने में बहुत सारा चीज लेते हैं जिसमें जो न्यूट्रिएंट होगा, पोषक तत्व, जिसमें होता है कार्बोहाइड्रेट। एक हो गया आपका कार्बोहाइड्रेट, दूसरा होता है वसा और तीसरा होता है प्रोटीन। इसके अलावा हम लोग मिनरल भी लेते हैं खाने में, उसके साथ पानी भी पीते हैं। लेकिन पानी और मिनरल का पाचन नहीं होता है, वो हमारे शरीर में अवशोषण होता है। हम लोग मेनली जो पाचन तंत्र में यही 3 चीज को पचाते हैं, कार्बोहाइड्रेट को, वसा को और प्रोटीन को। और पाचन वाला जो ग्रंथि होता है वो हमारे शरीर में 3 जगह होता है। एक होता है मुंह में, पड़े होंगे लार ग्रंथि। दूसरा पाचन होता है अमाशय यानी पेट में, स्टमक में। और तीसरा होता है छोटी आंत में, छोटी आंत में। तो कार्बोहाइड्रेट का जो पाचन है वो मुंह से शुरू हो जाता है। कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुंह से शुरू हो जाता है। ये पढ़े होंगे कि जो हम लोग भोजन करते हैं तो सबसे पहले पाचन की शुरुआत कहाँ से होती है? मुंह में। और वो कंप्लीट कहाँ होता है? छोटी आंत में। तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुंह में शुरू होता है और इसको पचाने के लिए जो एंजाइम निकलता है लार से, मुंह में लारीय ग्रंथि होता है, तो उसमें से जो एंजाइम निकलता है वो होता है टाइलिन। टाइलिन या उसी को बोलते हैं सलाइवरी एमाइलेज। कार्बोहाइड्रेट का पाचन पेट में नहीं होता है,
ये जो चार्ट बना रहे हैं ये मस्ट है, ये आप एकदम याद कर लेंगे। कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुंह में होता है टाइलिन के द्वारा, पेट में कार्बोहाइड्रेट का पाचन नहीं होता है, और छोटी आंत में इसको पचाने का जो काम होता है वो एमाइलेज का होता है, एमाइलेज का। देखिए वसा का जो पाचन है ना मुंह में होता है ना ही पेट में होता है, इसका जो पाचन होता है वो छोटी आंत में। तो छोटी आंत में एक होता है पीतरस जो वसा का इमल्सिफिकेशन करता है, यानी वसा का पाइसीकरण। पाइसीकरण का मतलब हो गया कि ये वसा अगर बड़ा मॉलिक्यूल है तो इसको तोड़ तोड़ करके छोटा मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर देना। और फिर पीतरस के अलावा एक एंजाइम निकलता है अग्नाशय से लाइपेज, फिर ये इसको पचाता है। तो वसा का जो भी टूटने का और पचने का जो भी क्रिया होता है वो छोटी आंत में ही होता है। तीसरा है प्रोटीन। प्रोटीन का भी पाचन मुंह में नहीं होता है, प्रोटीन का जो पाचन है वो पेट से स्टार्ट होता है। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रोटीन का जो वो पाचन है वो कहां से शुरुआत होता है? पेट से। कार्बोहाइड्रेट का पाचन का शुरुआत कहां से होता है? तो मुंह से। और यही क्वेश्चन है हम लोग का कि प्रोटीन का जो पाचन है वो पेट में यानी अमाशय में, तो वो किस एंजाइम के कारण? तो बच्चों यहां पे आंसर देंगे क्या? पेप्सिन। कैसे याद रख लेना? देखिए प से प्रोटीन, प से पेट में हो रहा है, और किस किस एंजाइम के द्वारा? पेप्सिन के द्वारा। और फिर प्रोटीन का जो अंतिम पाचन है वो छोटी आंत में होगा, तो वो किसके द्वारा? ट्रिप्सिन के द्वारा, ट्रिप्सिन के द्वारा। तो जो बच्चों, अगर कुछ बच्चे यहां पे ट्रिप्सिन भी किए होंगे तो उनका गलत हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन था अमाशय में। ट्रिप्सिन से भी प्रोटीन का पाचन होता है, लेकिन ट्रिप्सिन कहां पे करता है? छोटी आंत में। उम्मीद करते हैं कि ये समझ में आया होगा क्वेश्चन। ये फिर से देखिए, इसको एक बार रिपीट कर देते हैं। प्रोटीन का पचाने में कौन सहायक है? तो प्रोटीन के पचाने में आपका ट्रिप्सिन भी सहायक है और पेप्सिन भी सहायक है, लेकिन क्वेश्चन यहां पे था कि पेट में, तो पेट में कौन पचाएगा इसको? पेप्सिन। और ये जो ट्रिप्सिन है ये कहां पे पचाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में, छोटी आंत में। और पेप्सिन कहां पे पचाएगा? पेट में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है तारा मछली यानी स्टारफिश निम्न में से किस संघ का प्राणी है? मोलस्का, एनेलिडा, इकाइनोडर्मेटा और डर्मेटा। तारा मछली यानी स्टारफिश निम्न में से किस संघ का प्राणी है? मोलस्का, एनालिडा, इकाइनोडर्मेटा, डर्मेटा। अभी देखिए जंतु जगत का भी थोड़ा देर पहले जिक्र किए थे कि जंतु जगत को दो भाग में बांटा जाता है, जिसमें एक कोशिकीय हो गया और एक बहुकोशिकीय हो गया। तो बहुकोशिकीय वाले में लगभग 11 संघ आते हैं, जिसमें पोरीफेरा, जिसमें पहला जो आता है वो पोरीफेरा, ये सबसे प्राचीन जीव हो गया पोरीफेरा। इसका जो आंसर होगा वो इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा का मतलब है कि डर्मेटा का मतलब है उसमें रीढ़ का हड्डी का डेवलप होना, और इकाइनोडर्मेटा का मतलब है हड्डी का शुरुआत है, हड्डी है उसमें, लेकिन वो कंप्लीट वे में यानी पूर्ण अरेंजमेंट नहीं है उसका, तो उसको बोलते हैं इकाइनोडर्मेटा। तो इकाइनोडर्मेटा का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? तारा मछली। मोलस्का, मोलस्का ये पानी जगत का सबसे बड़ा प्राणी है। पूछेगा कि जंतु जगत का सबसे बड़ा प्राणी कौन है? तो जंतु जगत का सबसे बड़ा प्राणी है ऑर्थोपोडा। ऑर्थोपोडा, जितने भी जंतु जगत है उसमें सबसे बड़ा प्राणी है ऑर्थोपोडा। इसमें जितने भी इंसेक्ट है यानी कीड़ा मकोड़ा, जितने भी कीड़ा मकोड़ा देख रहे हैं आसपास में, जैसे तितली हो गया या जितने भी इंसेक्ट, वो सब किस में आते हैं? ऑर्थोपोडा में। जितना भी संघ है उसका लगभग 60% आपका ऑर्थोपोडा में ऑर्थोपोडा में ही आएगा। मोलस्का, मोलस्का ये जलीय का,
यानी जलीय जंतु में सबसे बड़ा प्राणी है ये, सबसे बड़ा प्राणी जगत। अगर पूरे संघ में सबसे बड़ा संघ बोलेगा तो वो ऑर्थ्रोपोडा हो जाएगा, लेकिन पानी में अगर पूछेगा तो पानी में हो जाएगा मोलस्का। और मोलस्का में जितने भी देखिए म से मोलस्का और म से मुलायम, वैसे जीव होंगे जिनका जो मसल्स है वो बहुत मुलायम होगा। तो अपने आप बता सकते हैं, जैसे घोंगा हो गया, तो घोंगा में देखते होंगे कि उसका जो मसल्स है वो बहुत मुलायम होता है और उसके ऊपर एक हार्ड कवर ऐसे लगा हुआ रहेगा। घोंगा हो गया, सिपिया हो गया, मूंगा हो गया, तो ये सभी एग्जांपल हो जाएंगे मोलस्का के। एनेलिडा, एनेलिडा में वैसे जीव आते हैं जैसे जोंक, केचुआ, केचुआ, नेरिस। देखिए इसको याद करना भी आसान है। अगर आप अल्फाबेटिकल देखेंगे तो देखिए एकार इसमें भी है, एनेलिडा। जोंक में भी देखिए दिख जाएगा, जोंक, केचुआ, नेरिस। तो एनेलिडा में क्या क्या एग्जांपल हो जाएगा, पूछेगा कि जोंक कौन से प्राणी संघ का जंतु है, तो क्या आंसर हो जाएगा, एनेलिडा। केचुआ भी एनेलिडा का और नेरिस भी एनेलिडा का। तारा मछली इकाइनेडर्मेटा, और डर्मेटा में अभी हम बताए थे कि डर्मेटा को भी आगे 5 भाग में बांटा गया है, जिसमें मछली हो गया यानी मत्स्य जगत, दूसरा होता है उभयचर, तीसरा होता है आपका सरीसृप, चौथा हो जाएगा पक्षी, और 5वां में हो जाएगा जितने भी स्तनधारी है, तो वो आ जाएगा डर्मेटा में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन एक सरल स्थायी उत्तक नहीं है? जाइलम, पैरेनकाइमा, कॉलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। निम्न में से कौन एक सरल स्थायी उत्तक नहीं है? तो ये देखिए प्लांट टिश्यू से रिलेटेड क्वेश्चन है। सरल स्थायी उत्तक नहीं है, निम्न में से कौन एक सरल स्थायी उत्तक नहीं है? जाइलम, पैरेनकाइमा, कॉलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। तो देखिए प्लांट टिश्यू को 2 भाग में बांटा जाता है। जो प्लांट का टिश्यू है इसको 2 भाग में बांटा जाता है। एक होता है मेरिस्मेटिक, इसको हिंदी में बोलते हैं विभाज्योत्तक, यानी जिसमें विभाजन की क्रिया होती है। दूसरा होता है स्थायी, यानी परमानेंट। ये टिश्यू अब कंप्लीट यानी मैच्योर हो चुका है, इसमें विभाजन की क्रिया बंद हो गई है। एक होता है विभाज्योत्तक यानी मेरिस्मेटिक, और दूसरा होता है स्थायी। तो हम लोग अभी बात कर रहे हैं स्थायी वाले का। अस्थाई में भी 2 भाग होता है, एक होता है सरल और एक होता है जटिल। तो देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा है, सरल अस्थाई उत्तक। तो सरल अस्थाई उत्तक में 3 होते हैं, जिसमें होता है पैरेनकाइमा, कॉलेनकाइमा और तीसरा होता है स्क्लेरेनकाइमा। और जटिल वाले में 2 होते हैं, एक होता है जाइलम और दूसरा होता है फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम। तो बच्चों अब आप आसान से आंसर कर सकते हैं।
क्वेश्चन पूछा है निम्न में से कौन एक सरल स्थायी उत्तक नहीं है। तो सरल स्थायी उत्तक में देखिए कौन कौन है, पैरेनकाइमा भी है, कोलेनकाइमा भी है और स्क्लेरेनकाइमा है। जाइलम नहीं है, तो जाइलम ही आंसर हो जाएगा क्योंकि क्वेश्चन पूछा है नहीं। हाँ, एक बात तो और बच्चे देखिए एग्जाम में बहुत मिस्टेक करते हैं, तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो कि निम्न में से कौन एक सरल स्थायी उत्तक नहीं है, जहां पे नहीं वर्ड रहेगा उसको जरूर से अंडरलाइन कर लेना है, ताकि आपका ध्यान वहां पे केंद्रित हो कि आंसर क्या करना है, नहीं वाले में। तो इसमें नहीं कौन हो गया, यहां पे क्वेश्चन क्या बोला है, सरल स्थायी उत्तक। तो अस्थाई वाले में हम दो कैटेगरी किए हैं, एक सरल का और एक जटिल का। तो सरल स्थायी उत्तक में होता है पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा, ये तीनों होते हैं। तो नहीं का आंसर क्या हो जाएगा, जाइलम। जाइलम किस में आ जाएगा, जटिल वाले में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जाइलम। और जाइलम का काम बताने का जरूरत नहीं है, सभी बच्चों को याद होगा कि जाइलम का काम क्या है, जल को पहुंचाना, और फ्लोएम का काम क्या है, फल यानी उसके भोज्य पदार्थ को, भोजन को पहुंचाना। अब देखिए यहां से जो सरल स्थायी उत्तक है पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, यहां से भी क्वेश्चन बार बार पूछता है। तो देखिए इसमें कोलेनकाइमा, तो पेड़ में पौधे में जो लचीलापन होता है वो किसके कारण, लचीलापन, कोलेनकाइमा के द्वारा। स्क्लेरेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा देखिए एस से स्टार्ट हो रहा है, तो याद रखना स्थान है यानी सॉलिड, यानी कठोरता प्रदान करने का जो काम होगा वो कौन करेगा, स्क्लेरेनकाइमा करेगा। और पैरेनकाइमा का काम क्या है, ये जितने भी भोज्य पदार्थ हैं यानी भोजन को संग्रह करने का काम करेगा। भोजन का संग्रह करना किसका काम होगा, पैरेनकाइमा। देखिए एक बार से रिपीट कर देते हैं इसको। देखिए प्लांट उत्तक जो है उसको दो भाग में बांटे, एक है मेरिस्मेटिक, इंग्लिश में बोलते हैं विभाज्योत्तक, नाम से ही पकड़ाएगा विभाज्योत्तक, जिसमें विभाजन की क्रिया अभी भी हो रही है। दूसरा होता है स्थायी यानी परमानेंट, इसमें विभाजन की क्रिया बंद हो गई है। तो परमानेंट वाले में क्वेश्चन है परमानेंट से, तो देखिए परमानेंट स्थायी दो भाग में बट गया, एक सरल स्थायी उत्तक और एक जटिल स्थायी उत्तक। सरल वाले के तीन टाइप, पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, और जटिल के दो भाग, जाइलम और फ्लोएम। सरल वाले में तीन है, पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। पैरेनकाइमा का काम क्या है, भोजन का संग्रह करना। कोलेनकाइमा का काम क्या है, पेड़ में जो लचीलापन है, पौधे में जो लचीलापन है वो इसी के कारण होता है, कोलेनकाइमा के कारण। और स्क्लेरेनकाइमा, देखिए एस से स्क्लेरेनकाइमा, ये स्क्लेरेनकाइमा एस से स्टार्ट होगा, तो ये किसका, सॉलिड यानी कठोरता प्रदान करने का काम करेगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि बच्चों को समझ में आ रहा होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन बहिस्रावी ग्रंथि है। पहला ऑप्शन है यकृत, दूसरा है लार, तीसरा है लैक्राइमर और चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी। चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी। चलिए जवाब दीजिए इसका। निम्न में से कौन बहिस्रावी ग्रंथि है। देखिए सबसे पहले ग्रंथि, ग्रंथि इंग्लिश में बोलते हैं ग्लैंड्स। जैसे हमारे शरीर का अंग है हाथ पैर, वैसे ही ग्लैंड क्या है, हमारे शरीर का एक ऑर्गन, एक अंग है। लेकिन इसको ग्रंथि इसलिए नाम दिया जाता है कि ये अपने में से कोई भी रासायनिक चीजों का सिक्रीशन करता है यानी श्रवण करता है। तो वो रासायनिक चीज हो जाता है या तो अपने में से जूस निकाले, हार्मोन निकाले। तो जो ग्लैंड अपने में से हार्मोन निकालता है उसको बोल देते हैं अंतःस्रावी ग्रंथि। अंतःस्रावी ग्रंथि, जो ग्लैंड अपने में से हार्मोन को निकाल रहा है उसको बोलेंगे अंतःस्रावी ग्रंथि। और हार्मोन जो है ये ब्लड में मिक्स होकर के ट्रैवल करता है, यानी ये अगर अंग है यहाँ पे
तो ये अपने में से हार्मोन निकालेगा और ये ब्लड में मिक्स होकर के एक जगह से दूसरे जगह जाएगा। दूसरा, हार्मोन को छोड़ करके वैसे जितने भी ग्रंथि है जो हार्मोन का सिक्रीशन नहीं करते, बाकी चीजों का सिक्रीशन करेंगे, या तो अपने में से जूस का सिक्रीशन करें, या एंजाइम का सिक्रीशन करें, या दूध का सिक्रीशन करें, या पसीने का सिक्रीशन करें। ये सभी चीज को बोलेंगे बहिस्रावी ग्रंथि। बहिस्रावी ग्रंथि। तो बहिस्रावी में देखिए बहुत सारे एग्जाम्पल हो जाते हैं, इसको पकड़ना बहुत आसान है। बहिस्रावी में वैसे चीज जो इसमें क्या बताएं, हार्मोन जब भी निकलेगा तो ब्लड में से मिक्स होकर के निकलेगा। तो जिसमें ब्लड मिक्स नहीं हो रहा है, जिसमें ब्लड मिक्स नहीं हो रहा वो क्या हो जाएगा, बहिस्रावी ग्रंथि। तो इसमें देखिए यकृत, यकृत अपने में से क्या निकालता है, पीत रस यानी वाइल जूस। तो जो जूस निकालेगा वो क्या हो जाएगा, बहिस्रावी ग्रंथि। तो यकृत भी क्या है, एक बहिस्रावी ग्रंथि है। लार ग्रंथि, मुंह में लार निकलता है, क्या उसमें खून की मात्रा होती है, नहीं। तो जो लार ग्रंथि है, ठीक है, ये भी किस में आ जाएगा, ये भी बहिस्रावी ग्रंथि का एग्जाम्पल है। तीसरा है लैक्राइमर ग्रंथि, इसको बोलते हैं आंसू निकालने वाली ग्रंथि यानी अश्रु ग्रंथि। तो क्या आंसू में भी ब्लड होता है, नहीं। तो ये जितने भी हो जाएंगे ये सभी के सभी क्या है, बहिस्रावी ग्रंथि, बहिस्रावी ग्रंथि। अब देखिए अंतःस्रावी ग्रंथि कौन होते हैं, जो हार्मोन रिलीज करता है। चलो इसको देख लेते हैं एक बार। अगर आप कोई एक देखिए अंतःस्रावी ग्रंथि अगर आप याद कर लिए तो अपने आप छाट लीजिएगा कि बहिस्रावी कौन है। तो अंतःस्रावी ग्रंथि टोटल 9 आपको याद कर लेना है। कितने, टोटल 9। चलिए देखिए बहुत आसानी से इसको याद करवा रहे हैं। देखिए अंतःस्रावी ग्रंथि टोटल कितने होते हैं, 9। ये 9 का 9 रट लेंगे तो अपने आप हम पकड़ लेंगे कि बहिस्रावी ग्रंथि कौन है। ये 9 अंतःस्रावी ग्रंथि कौन होगा, आपके मस्तिष्क में अगर यहां पे आपका मुंह नाक इधर कर दे इस फ्रंट में, तो यहां पे ये इस टाइप का एक आकार होगा जिसको बोलेंगे हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस, इसी में यहां पे ऐसे जुड़ा हुआ रहता है जिसको बोलते हैं पीयूष ग्रंथि। पीयूष, जिसको मास्टर ग्रंथि बोलते हैं, पीयूष। और पीछे आकार पे यहां पे होता है पीनियल। पीनियल। तो 9 में से 3 कितने हो गए, अंतःस्रावी ग्रंथि। अंतःस्रावी ग्रंथि का मतलब क्या, जो हार्मोन को निकाल रहा है अपने में से, वैसा ग्रंथि जो हार्मोन का सिक्रीशन कर रहा है। ये टोटल आपको 9 पढ़ने हैं, जिसमें से 3 क्या हो गया आपके मस्तिष्क में, कौन कौन सा, एक पीयूष, हाइपोथैलेमस और पीनियल। 2 आपका हो जाता है गला में। ये गला वाला क्या हो गया, ये होता है थायराइड। और थायराइड के ही बैक साइड में, तो बैक साइड में हम यहां पे नहीं बना सकते हैं, तो यहां पे सामने से ही देखिए, यहां पे चारों कॉर्नर पे लगा हुआ रहता है जिसको बोलते हैं पैराथायराइड। पैराथायराइड। टोटल कितने हो गए, 5। 3 मस्तिष्क में, हाइपोथैलेमस, ये सही से नहीं लिखा है, हाइपोथैलेमस, पीयूष, पीयूष को इंग्लिश में बोलते हैं पिट्यूटरी, और तीसरा हो गया पीनियल। 2 आपके गले में हो गए, थायराइड और पैराथायराइड। छठा हो जाएगा आपके चेस्ट में, थाइमस। फिर आपका यहां पे छोटी स्मॉल इंटेस्टाइन से आपका एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर यानी पत्ते के आकार की ग्रंथि होता है जिसको बोलते हैं अग्नाशय यानी पैनक्रियाज। और यहां पे आपके किडनी साइड में, दोनों किडनी, किडनी को हिंदी में बोलते हैं ब्रिक,
और ब्रिक के ऊपर जो ग्लैंड लगा रहेगा यहां पे एक कैप आकार का, टोपी आकार का, तो इसको बोलते हैं अधिब्रिक। इसको क्या बोलेंगे? अधिब्रिक। इंग्लिश में बोलते हैं इसको एड्रीनल ग्लैंड, एड्रीनल ग्लैंड। और चौथा होता है यहां पे गोनेड्स। गोनेड्स मतलब लैंगिक जनन ग्रंथि, महिला में अलग होगा और पुरुष में अलग होगा। लैंगिक जनन ग्रंथि, अगर पुरुष है तो यहां पे 2 टेस्टिस होगा और महिला है तो 2 ओवरी होगा। तो टोटल अंतःस्रावी ग्रंथि कितने हो गए? 9। नाम कैसे याद रखना है कि आपके दिमाग में कि कौन कौन सा हो गया? एक हो गया हाइपोथैलेमस, दूसरा हो गया पीयूष यानी पिट्यूटरी जिसको मास्टर ग्लैंड बोलते हैं, पीनियल जिसको जैविक बायोलॉजिकल क्लॉक बोला जाता है, थायराइड। ये अंतःस्रावी ग्रंथि में, अंतःस्रावी ग्रंथि में सबसे बड़ी ग्रंथि ये है थायराइड। पूरे शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि यकृत है, लेकिन सिर्फ अंतःस्रावी बोलेगा कि जो हार्मोन निकालता है उस ग्रंथि में सबसे बड़ा कौन हो जाएगा? तो थायराइड। थायराइड को एच आकार की ग्रंथि भी बोला जाता है। देख रहे हैं इसका आकार कैसा है? एच आकार का। और तितली के आकार का भी ग्रंथि थायराइड को बोला जाता है। दूसरा है गले में पैराथायराइड। 5 हो गए। छठा आपके चेस्ट में, छाती में, छाती में कौन है? थाइमस। फिर है 7वां जो छोटी है आंत से, यहां पे छोटी आंत से के डियोडनम वाले पार्ट से ये जुड़ा रहता है, अग्नाशय। अग्नाशय अपने में से हार्मोन भी रिलीज करता है और एंजाइम भी रिलीज करता है। तो हम अभी बताया है कि जो हार्मोन रिलीज करेगा वो अंतःस्रावी और जो एंजाइम रिलीज करेगा वो बहिस्रावी। तो इसमें दोनों गुण पाए जाने के कारण इसको क्या बोलेंगे? मिश्रित ग्रंथि। ये मिक्स्ड ग्लैंड है। कौन सा? अग्नाशय और पैनक्रियाज। फिर 8वां बताया कि ये दोनों तरफ, दोनों किडनी के ऊपर लगा हुआ रहता है, अधिब्रिक ग्रंथि। अधिब्रिक ग्रंथि ये हमारे जितने भी ग्रंथि है उसमें इसको इमरजेंसी ग्लैंड, इसको 3F ग्लैंड भी बोला जाता है और 4S ग्लैंड भी बोला जाता है। और चौथा 9वां हो गया लैंगिक जनन ग्रंथि। तो बच्चों अब अगर ये टोटल 9 आप याद कर लेते हैं कि इतने अंतःस्रावी ग्रंथि है, तो अगर ये ऑप्शन छाट सकते हैं तो इसमें आप अपने आप ढूंढ लेंगे कि बहिस्रावी ग्रंथि कौन कौन है। अगर वो नाम यहाँ पे नहीं दिखेगा तो वो 9 नाम के अलावा जितने भी ग्रंथि दिखाएगा वो किस में आ जाएगा? बहिस्रावी ग्रंथि में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये आज का अंतिम क्वेश्चन है। ये निम्न में से कौन पादप जगत और जंतु जगत के बीच की योजक कड़ी है? हम लोग देखिए जो भी चीज है, जैसे देखिए अगर पहले जीव जंतु का विकास जल में हुआ, उसी में कुछ जीव ऐसे थे जो उछल करके फिर जमीन पे भी ट्राई करना शुरू किए, तो योजक कड़ी उसको बोलते हैं जिसमें दोनों गुण आ जाए। मतलब वो पानी में भी स्टार्टिंग में रहा और उसी का प्रजाति आगे जाकर के फिर जमीन पे भी रहा और उसमें दोनों गुण हो गए, तो उसको बोलते हैं योजक कड़ी। तो पादप जगत और जंतु जगत के बीच की कड़ी को बोलते हैं युगलिना। पादप जगत और जंतु जगत का गुण होने वाला, मतलब जिसमें पादप का भी कुछ गुण है और जंतु का भी कुछ गुण है, तो उसको क्या बोलेंगे? युगलिना। दूसरा ऑप्शन है लाइकेन। लाइकेन, तो ये पढ़े होंगे कि ये कवक और शैवाल, यानी कवक और शैवाल का प्यार क्या कहलाता है? लाइकेन कहलाता है। यानी कवक और शैवाल का जो योजक कड़ी हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? लाइकेन। वायरस बता सकते हैं, वायरस किसका योजक कड़ी है? वायरस हो जाएगा आपका लिविंग, यानी जितने भी सजीव हैं, और दूसरा निर्जीव, जितने भी निर्जीव चीज है, क्योंकि इसका जो बिहेवियर है वो निर्जीव की तरह कहीं पे पड़ा हुआ रहेगा और जैसे ही कोई उसको शरीर मिल गया तो उसमें जाकर के वो एक्टिव हो जाएगा। तो वो निर्जीव की तरह भी पड़ा हुआ रहता है और सजीव की तरह भी एक्ट करता है। तो निर्जीव और सजीव को जोड़ने वाला कौन हो जाएगा? उसका योजक कड़ी वायरस।
कवक और शैवाल का जो प्यार है वो क्या है, लाइकेन है, यानी कवक और शैवाल को जोड़ने वाला लाइकेन। और युग्लिना क्या हो जाएगा, पादप, और जंतु जगत का योजक कड़ी कौन हो जाएगा, युग्लिना। आर्कियोपेटेरिक्स, आर्कियोपेटेरिक्स ये लगभग डायनासोर के समय का ही, जिसमें कुछ गुण उसमें सरीसृप वाले थे, सरीसृप यानी रेंग करके भी चलते थे, और कुछ गुण उसमें पक्षी के भी थे, उसमें पंख लगा हुआ था, जो चोंच होता है, पक्षी में क्या होता है, सिर्फ चोंच होता है, तो लेकिन ये इसका चोंच भी था और चोंच में दांत भी लगा हुआ था, यानी कुछ सरीसृप वाले भी गुण थे। तो दोनों गुण होने के कारण आर्कियोपेटेरिक्स किसका योजक कड़ी हो जाएगा, सरीसृप का यानी रेप्टाइल का और पक्षी का। तो उम्मीद करते हैं कि आज का क्लास पसंद आया होगा, और अगर क्लास पसंद आया है, रेगुलर ऐसे ही पढ़ना है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और लाइक करेंगे, और जैसा आपका रिस्पांस रहेगा उसी के अकॉर्डिंग हम लोग आगे लाइव क्लास भी लाएंगे। और फिर से एक बार कहना चाहते हैं कि जो बच्चे ऑनलाइन में कंफर्टेबल नहीं है, क्योंकि ऑफलाइन में एक अलग वजह है, हम वो टीचर के नज़र में रहते हैं, जो अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर रहा है उसको अलग से मेहनत किया जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि आज का क्लास पसंद आया होगा, और फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।